आज श्याम प्रसाद जी अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ अनामिका के साथ बहुत खुश हैं। परिवार का सुख क्या होता है ये श्याम प्रसाद जी भूल ही चुके थे। लेकिन जब से अनामिका उनकी पत्नी बनकर आई थी, तब से घर का माहौल ही बदल गया था। श्याम प्रसाद जी अपने समय के बहुत सफल व्यापारी थे। उन्होंने अपने दम पर व्यापार खड़ा किया था, जिसमें सैकड़ों मजदूर काम करते थे। श्याम प्रसाद कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं थे, ना ही किसी बड़े बाप के बेटे थे। बाप तो बचपन में ही उन्हें और उनकी माँ को छोड़कर कहीं चले गए थे। माँ ने ही दूसरों के घर में चौका बर्तन करके उन्हें पाला पोसा था। पढ़ने लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता था। फिर भी किसी तरह से पेट काट कर उनकी अम्मा ने ही उन्हें मैट्रिक तक की शिक्षा दिला दी थी। श्याम प्रसाद जी फिर आगे नहीं पढ़े और उन्होंने एक चाय पकौड़े की दुकान खोल ली। इत्तेफाक से वो दुकान चल निकली, लेकिन अम्मा का साथ और आगे नहीं निभा पाया। एक दिन सीने में तेज दर्द हुआ। श्याम प्रसाद जी कहते रह गए, अम्मा चलो ना किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लाते हैं। लेकिन अम्मा बोली, क्या फालतू में पैसे खर्च करने की बात करते हो? गैस की तकलीफ है, अजवाइन खा लेती हूँ, घंटे 2 घंटे में ठीक हो जाऊंगी। श्याम प्रसाद जी भी मान गए। कोई बहुत अधिक धन संपत्ति तो नहीं जोड़ लिया था अब तक। कुछ महीने ही हुए थे चाय पकौड़ों की दुकान लगाए हुए। उस पर से म्यूनिसिपैलिटी वालों का लफड़ा, पुलिस की रिश्वत, सब कुछ करने के बाद हाथ में आता ही क्या था। माँ को भी उसी रात बुलावा आना था और वो चली गई। अब श्याम प्रसाद जी नितांत अकेले हो गए थे, इसीलिए कामकाज में ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। अब वे चाय पकौड़ों की दुकान पर आश्रित नहीं थे। अपने एक योग्य नौकर के भरोसे दुकान को छोड़ा और वहीं छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गए, जैसे साइकिल स्टैंड का ठेका, मजदूर सप्लाई का ठेका, और तो और सड़क पर छोटे मोटे पुलिया बनाने का भी ठेका लेने लग गए। यही मौका था जब उन्हें एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। उसने उन्हें हाईवे के किनारे सर्विस लेन बनाने का ठेका दे दिया। कहाँ रोड़ी पत्थर बालू सब हमारा, सिर्फ तुम लोग मजदूर लगाकर पूरा काम कर दो, बस। फिर क्या था, वहीं से श्याम प्रसाद जी के दिन फिर गए। अब वे भी बड़े सेठ हो गए, लाखों का मुनाफा करोड़ों में हो गया। लेकिन जो पीछे छूट गया वो थी उनकी उम्र, परिवार का सुकून, पत्नी का प्यार, बाल बच्चों का दुलार, शाम को घर लौटे तो गर्म खाने का इंतजार। लेकिन बीता हुआ दिन लौटाया नहीं जा सकता था। अब उनकी शाम या तो किसी क्लब में तेज शोर शराबे के बीच बीतती थी, या फिर एकांत में शराब की बोतल और ग्लास के साथ बीतता था। तभी किसी ने सुझाया कि क्यों नहीं तुम एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ की एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हो। क्या बात करते हो यार, ऐसा भी कहीं होता है? शादी जन्म जन्मांतर का बंधन है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर कोई वाइफ बनना क्यों पसंद करेगी? उस मित्र ने कहा, तुम एडवर्टाइज तो कर दो, फिर देखना कोई मिलती है या नहीं। ठीक है, कल ही मैं अपने असिस्टेंट को बोलकर एक एडवर्टाइजमेंट निकलवा देता हूँ, श्याम प्रसाद जी ने कहा। देखते देखते श्याम प्रसाद जी के पास सैकड़ों लड़कियों के एप्लीकेशन आ गए जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनना चाहती थी। श्याम प्रसाद जी को भी लगा कि देश में नौकरी की कितनी समस्या है। लोग नौकरी करना ज़्यादा बेहतर क्यों समझते हैं? कोई स्वरोजगार के बारे में क्यों नहीं सोचता? उचित भी है, स्वरोजगार के लिए बहुत मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है, जो सबके बस की बात नहीं होती है। श्याम प्रसाद जी के पास 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की कई कन्याओं का आवेदन आ चुका था। उनमें से कई लड़कियों का साक्षात्कार उनके द्वारा नियुक्त चयन समिति ने किया और उनमें से जो ज़्यादा अच्छी लगी उनकी लिस्ट बनाकर श्याम प्रसाद जी को भेज दी गई। श्याम प्रसाद जी ने उनमें से एक कन्या का चयन किया। उस लड़की का नाम था अनामिका।
श्याम प्रसाद जी ने उसे साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत होने का पत्र भेजने का आदेश दे दिया। आदेश पत्र के साथ ही आने जाने का फर्स्ट क्लास का किराया भी जोड़ दिया था उसमें। साक्षात्कार के लिए जो महिला आई वो देखने में अत्यंत ही खूबसूरत थी, मृदुभाषी थी, अच्छे संस्कारों वाली थी। ऐसी बात नहीं थी कि श्याम प्रसाद जी की जिंदगी में कोई स्त्री नहीं आई थी। पैसे आने के साथ श्याम प्रसाद जी ने ये शौक भी अपनाया था, परंतु अनामिका में बात कुछ अलग थी। बातचीत चली तो श्याम प्रसाद जी ने जो कुछ भी पूछा बड़ी शालीनता से उसने उसका उत्तर दिया। फिर श्याम प्रसाद जी ने उसे भी मौका दिया कि वो अपनी भी बातें बताए, कुछ शर्तें हो तो वो भी उनके सामने रखे। अनामिका ने तो सबसे पहले अपने वेतन की बात की। सैलरी मैं 1 लाख रुपए महीना लूँगी। क्यों 1 लाख क्यों? सैलरी की बात तो पहले ही डिक्लेयर कर दी गई है, फिर आप अलग से क्यों डिमांड कर रही हैं? और कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो आपको यहीं रहना है, फिर इतनी सैलरी क्यों चाहिए? सर, मैं यहाँ रहूँगी, लेकिन मेरी माँ, मेरे पापा जिन्होंने एक्सीडेंट में अपना एक पैर खोया है, मेरे छोटे भाई बहन, वे तो गांव में रहेंगे ना। मुझे उनकी भी देखभाल करनी है, इसीलिए मैं पूरे 1 लाख रुपए महीना लूँगी। ठीक है, इस विषय पर हम बाद में बात कर लेंगे, आगे बताओ। जी, एक बार आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बन जाने के बाद मैं लड़की रहूँगी नहीं, मेरी शादी भी नहीं होगी, इसीलिए मेरी दूसरी शर्त होगी कि मैं माँ नहीं बनूँगी, और इसके लिए जो करना होगा वो आप करेंगे। बाई चांस यदि मैं माँ बनी तो कॉन्ट्रैक्ट बदल जाएगा, तब मैं सैलरी भी ज़्यादा लूँगी और बच्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं सिर्फ 1 साल उसे दूध पिलाऊंगी, बाकी का आपको नौकर चाकर और आया रखना होगा। ठीक है, आगे अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके आगे भी कंटिन्यू हुआ तो आप ही बच्चे की और मेरी भी देखभाल का जिम्मा उठाएंगे और समय समय पर वेतन में बढ़ोतरी भी करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। श्याम प्रसाद जी बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है। बहुत अच्छी बात है, अब घर जाकर मुझे अपना सामान लेकर आना होगा। मैं निकलती हूँ, अनामिका ने कहा। कहाँ? जी नहीं, सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आज से ही, बल्कि अभी से आप मेरी वाइफ हैं। आपके सारे कपड़े और गहनों की जिम्मेदारी अब मेरी है। चलिए बाजार चलिए, जो लेना है मेरे साथ चल कर ले लीजिए, श्याम प्रसाद जी ने कहा और उठकर खड़े हो गए। बाजार से लौटने के बाद अनामिका के पास एक से बढ़कर एक ड्रेस, साड़ी, गहने इत्यादि थे। अनामिका को उसका कमरा दिखा दिया गया था और समझा दिया गया था कि वो अपने साड़ी और गहनों को कबर्ड में संभाल कर रखे। अनामिका साड़ी और गहनों को लेकर श्याम प्रसाद जी के पास गई और उनसे पूछा, सर, आज आप मुझे इनमें से किस साड़ी और गहनों में देखना चाहेंगे? कुछ भी पहन लो, तुम पर तो सभी कपड़े जचेंगे, श्याम प्रसाद जी का जवाब था। लेकिन सर, कुछ तो मदद कीजिए ताकि मैं आपकी पसंद के कपड़ों में आपके सम्मुख आ सकूं। मेरी नौकरी ही तो आपकी पसंद बने रहना है, इसीलिए प्लीज मेरी थोड़ी मदद कीजिए। थोड़ी देर के चिंतन मनन के बाद श्याम प्रसाद जी ने एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पसंद की और उसी की मैचिंग के एक गहनों का सेट निकाल कर दिया। श्याम प्रसाद जी की पसंद को अपने हाथ में लेकर अनामिका ने कहा, ठीक है सर, मैं 5 मिनट में कपड़े बदल कर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं बदल लो। श्याम प्रसाद जी ने एक आपत्तिजनक कमेंट पास कर दिया। अनामिका ने बहुत धैर्य से उसका जवाब दिया, सही कह रहे हैं सर, आप मेरे मालिक हैं। आपकी पसंद का ख्याल रखना ही मेरी ड्यूटी है, परंतु यही यदि रात में अपने बेडरूम में हो तो वो सम्मानजनक होगा। मैं आती हूँ कपड़े बदल कर, कहकर अनामिका अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद अनामिका श्याम प्रसाद जी द्वारा पसंद किए गए साड़ी, ब्लाउज और गहनों में श्याम प्रसाद जी के सामने प्रस्तुत हुई। उसने हल्का मेकअप भी किया था और बालों में गजरा भी लगाया था। साथ में वो कॉफ़ी की ट्रे ट्रॉली को लाकर श्याम प्रसाद जी के सामने कॉफ़ी बनाकर उनके हाथ में पकड़ाती है।
श्याम प्रसाद जी की नजरें अनामिका से हट नहीं रही थी। उसका रूप और मृदु व्यवहार उसके दिल में रच बस गया था। उन्होंने अनामिका से कहा, घर में इतने नौकर चाकर हैं, किसी को भी कहती तो वो एक कॉफ़ी ट्रे यहाँ रख जाता। तुम्हें तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी? जरूर रख देता सर, लेकिन फिर पत्नी धर्म मैं निभा पाती। जब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हैं तब तक मैं आपकी वाइफ हूँ, अतः वाइफ वाली सारी ड्यूटी मुझे निभाने दीजिए। जवाब में अनामिका ने कहा। श्याम प्रसाद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने सोचा अनामिका का चयन करके उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। श्याम प्रसाद जी ने कहा, आप भी लीजिए ना कॉफ़ी अनामिका जी। लेती हूँ, पहले आप ये लीजिए। अनामिका ने बिस्कुट की प्लेट उनकी तरफ बढ़ा दिया। श्याम प्रसाद जी ने एक बिस्किट प्लेट से उठा लिया। एक बात और सर, अनामिका ने आगे कहा, आप मुझे आप नहीं बुलाएंगे। मैं आपके यहाँ नौकरी कर रही हूँ, इसीलिए आप मुझे तुम बोलकर ही बुलाया करें। श्याम प्रसाद जी भौचक रह गए उसकी बातों से। उन्होंने कहा, जब तुम मेरी पत्नी हो तो फिर ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं तुम्हें आप बुला सकता हूँ? पत्नी नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट से आपसे बंधी हूँ, हमने विवाह नहीं किया है। इसीलिए श्याम प्रसाद जी निरुत्तर हो गए। उन्हें कुछ बुरा भी लगा कि अनामिका उनकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ थी। रात हुई, अनामिका पुनः श्याम प्रसाद जी के समीप आई और बोली, रात आप मुझे किन कपड़ों में देखना चाहेंगे? श्याम प्रसाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। फिर सोचा आज पहला दिन है, शायद इसीलिए ऐसा कर रही है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। श्याम प्रसाद जी उठे और रात के लिए भी उसके कपड़े सेलेक्ट करने में मदद किए। अनामिका फिर उन कपड़ों को लेकर बाथरूम में घुस गई। श्याम प्रसाद जी अपने लिविंग रूम में बैठे फ़ोन पर अपने किसी क्लाइंट से बिजनेस संबंधी कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनका एक नौकर आया और कहा, सर खाना टेबल पर लगाया जा रहा है, आपको देर तो नहीं होगी? नहीं नहीं, खाना लगाओ, मैं बस आ ही रहा हूँ, श्याम प्रसाद जी ने कहा और फ़ोन पर फिर से व्यस्त हो गए। एक नौकरानी उन्हें फिर बुलाने आई। सर खाना लग गया है, प्लीज आइए। श्याम प्रसाद जी डाइनिंग हॉल में गए। डाइनिंग टेबल सुरुचिपूर्ण रूप से सजा हुआ था। तरह तरह के व्यंजन बनाकर टेबल पर सजाया गया था। श्याम प्रसाद जी चेयर खींचकर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा किचन से ट्रॉली पर प्लेटें सजाकर अनामिका लेकर आ रही थी। अनामिका का सौंदर्य निखरा निखरा सा था। उसने शायद स्नान किया था और रात के हिसाब से मेकअप कर रखा था। उसके बदन से फूलों की खुशबू उठ रही थी। श्याम प्रसाद जी के करीब आकर उसने उनके सामने प्लेट अपने आंचल से साफ कर रखा। श्याम प्रसाद जी के नाक में उसके परफ्यूम की खुशबू समा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई नशा कर रखा हो। इतने में अनामिका ने पूछा, क्या और दूं? श्याम प्रसाद जी मानो सोते से जाग गए। उन्होंने देखा उनके प्लेट में भोजन सर्व किया जा चुका था। नहीं नहीं, बस हो गया, उनके मुंह से निकल गया। आप खाना शुरू कीजिए, अनामिका ने कहा। तुम भी आओ ना, श्याम प्रसाद जी ने अनामिका को भी आग्रह किया। जी नहीं, पहले आप खा ले, फिर हम भी खा लेंगे। श्याम प्रसाद जी से कुछ कहते नहीं बना। उन्होंने भोजन करना शुरू किया। बीच बीच में उन्हें अनामिका विभिन्न व्यंजनों के लिए आग्रह करके भोजन कराती रही। भोजन करने के बाद श्याम प्रसाद जी हाथ धोकर उठ गए। सर अभी नहीं, अभी मीठा भी खाना है, अनामिका ने कहा। अरे मैं इतना मीठा नहीं खाता हूँ, जितना खाना है उतना ही खाइए, लेकिन खाइए। इतनी मेहनत करते हैं तो उसकी भरपाई कैसे होगी? श्याम प्रसाद जी ने एक गुलाब जामुन खाया और हाथ धो लिया। तभी अनामिका ने 2 पान का बीड़ा उठाकर उनके मुंह में दे दिया। ऐसी इज्जत पाकर श्याम प्रसाद जी गदगद हो गए। उन्होंने तो सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी। उनकी तो आदत थी कि जो भी मिला खा लिया, जहाँ बेड मिला वहीं सो गए। न खाने का ठिकाना रहता था, न सोने का। आज उन्हें लगा कि विवाह नहीं करके उन्होंने जीवन का बहुत बड़ा सुख खो दिया था। बेड पर भी अनामिका पूरे समर्पण भाव से श्याम प्रसाद जी से मिली। सिर्फ एक बार पूछा तो श्याम प्रसाद जी बोले, अब मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हूँ। श्याम प्रसाद जी ने कहा। इसके बाद अनामिका ने आगे उनसे कुछ नहीं कहा।
सुबह उठकर श्याम प्रसाद जी बहुत फ्रेश महसूस कर रहे थे। अनामिका के रूप में उन्हें बहुत अच्छी पत्नी मिली थी। भले वो कॉन्ट्रैक्ट की ही थी, लेकिन श्याम प्रसाद जी बहुत संतुष्ट थे। श्याम प्रसाद जी अभी आंखें मल ही रहे थे कि अनामिका चाय का कप लेकर हाजिर हो गई। श्याम प्रसाद जी को उसने गुड मॉर्निंग कहा और चाय का कप पकड़ा दिया। चाय का कप रखकर श्याम प्रसाद जी ने अनामिका का हाथ पकड़कर खींच लिया। अनामिका बिना विरोध किए उनके ऊपर आ गई। अनामिका, तुमने तो मुझे खुश कर दिया, मांगो क्या मांगती हो? श्याम प्रसाद जी ने पूछा। माफ कीजिएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट की ही सही, परंतु मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई बाजारू औरत नहीं जो आपसे कुछ डिमांड करूँ। कॉन्ट्रैक्ट के अनुरूप मुझे सैलरी मिल ही रही है, तो मैं अलग से डिमांड क्यों करूँ? ये अनामिका का जवाब था। श्याम प्रसाद जी निरुत्तर हो गए। उनकी पकड़ अनामिका पर ढीली पड़ गई। अनामिका भी धीरे से उठी और किचन की ओर बढ़ गई। श्याम प्रसाद जी चाय का कप उठाकर सुड़क सुड़क कर पीने लगे। चाय पीकर उठे और बाथरूम की तरफ भागे। थोड़ी देर में तैयार होकर अपनी हैंडबैग लेकर बाहर निकलने को हुए तभी अनामिका आ गई और बोली, चलिए नाश्ता लग गया है। नाश्ता? नाश्ता की तो मुझे आदत ही नहीं है, मैं तो वहीं ऑफिस में कुछ खाकर चाय कॉफ़ी पीता रहता हूँ। मीटिंग वगैरह चलती है, वहाँ भी चाय कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसी से मेरा काम चल जाता है। सुबह नाश्ता मैं नहीं करता हूँ, श्याम प्रसाद जी ने जवाब दिया। लेकिन अब आप अपनी दिनचर्या चेंज कर ले। अब सुबह नाश्ता किए बगैर आप घर से नहीं निकलेंगे और दफ्तर की चाय कॉफ़ी थोड़ा कम कर देंगे, अनामिका ने सलाह दिया। नाश्ते के टेबल पर श्याम प्रसाद जी के लिए एक गिलास जूस, कुछ टोस्ट और सैंडविच इंतजार कर रहा था। श्याम प्रसाद जी ने नाश्ता किया और कहा, माँ रहती थी तब मुझे नाश्ते में पराठा और सब्जी मिला करता था। वो भी हो जाएगा सर, हर दिन का नाश्ता अलग होगा और संडे के दिन पराठा, सब्जी, दही इत्यादि बहुत कुछ रहेगा। फिर सही है, अब निकलता हूँ मैं, कहकर श्याम प्रसाद जी मुख्य द्वार की तरफ भागे। फिर कुछ कदमों के बाद लौटकर अनामिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसको एक चुंबन जड़ दिया। फिर बाय बाय बोलते हुए बाहर निकल गए। अनामिका हैरान सी उन्हें देखती रह गई। फिर मुस्कुराकर उनकी तरफ देखकर हाथ हिलाकर बाय किया। बहुत दूर तक वो देखती रही, हाथ हिलाती रही। श्याम प्रसाद जी भी हाथ हिलाकर उसके अभिवादन का जवाब देते रहे। कार जब अपने नजरों से ओझल हो गई तब अनामिका लौटकर अपने कमरे में चली आई। शाम को श्याम प्रसाद जी आए तो अनामिका के लिए मार्केट से एक जड़ाऊ हार लेते आए। अनामिका ने देखा तो बोली, ये क्यों आप खामखा ले आए? मैंने तो मना ही कर दिया था। हाँ, तुमने मना किया था, मुझे मालूम है, लेकिन वो मना तुमने इसीलिए किया था क्योंकि मैंने तुमसे कुछ मांगने के लिए कहा था। अभी मैं तुमसे मांगने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी पत्नी के लिए उपहार लाया हूँ, ये मेरा हक है। चलो अब इसे पहन कर दिखलाओ, श्याम प्रसाद जी ने अधिकार पूर्वक कहा। अब निरुत्तर होने की बारी अनामिका की थी। वो कुछ कह नहीं सकी, चुपचाप वो जड़ाऊ हार लेकर वहां से चली गई। वापस आई तो वो जड़ाऊ हार उसके गले की शोभा बढ़ा रही थी। हार पहनकर अनामिका का रूप और भी निखर गया था। श्याम प्रसाद जी उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने अनामिका से कहा, चलो कहीं से घूम कर आते हैं। अभी? हाँ अभी। अभी मैंने आपके लिए चाय बनवाया है। कोई नहीं, चलो बाहर चाय पी लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कहकर अनामिका अपने रूम में चली गई। कपड़े बदलकर जब वो बाहर निकली तो उसका रूप देखने लायक था। श्याम प्रसाद जी मुग्ध हो गए। उन्होंने अनामिका के कमर में हाथ डाला और उसे लेकर बाहर निकल गए। सर, बाहर कोई आपका पहचान वाला मिल गया तो आप क्या कहकर मेरा परिचय कराएंगे? अनामिका ने बाहर निकलते हुए पूछ लिया। क्या कहेंगे मतलब? अरे तुम मेरी वाइफ हो ना, इसमें झूठ तो नहीं है ना? फिर वाइफ कहने में क्या हर्ज है? वाइफ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ सर। क्यों, ये जोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? जी, मेरा मतलब है कि कुछ मतलब नहीं है तुम्हारा, समझी? फेरों के साथ भी जो शादी होती है ना, वो भी तो टूटती है। तो क्या लोग वो भी बताते फिरते हैं क्या?
अब ज़्यादा इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? जी समझ गई, कहकर अनामिका कार में श्याम प्रसाद जी के साथ पीछे की सीट पर बैठ गई। श्याम प्रसाद और अनामिका एक 5 सितारा होटल में पहुंचे। वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबके साथ डांस फ्लोर पर डांस भी किया। थोड़ी शर्माती सकुचाती अनामिका भी श्याम प्रसाद जी का साथ देती रही। फिर दोनों ने रात का खाना वहीं होटल में खाया और घर लौट आए। अनामिका ने इतना खर्च होते कभी देखा नहीं था। उसे लगा ये फिजूल खर्ची क्यों करते हैं लोग, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। मुझे इससे क्या लेना देना, मेरी सैलरी मिल रही है ना, बस इतना ही काफ़ी है। अब ये अमीर आदमी जैसे चाहे अपने पैसे उड़ाए, मुझे क्या लेना देना, सोचकर उसने अपने आप को तसल्ली दी। कुछ महीने इसी तरह बीत जाने के बाद एक दिन अनामिका ने श्याम प्रसाद जी से कहा, अब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की बारी आ गई है। क्या मतलब है तुम्हारा? श्याम प्रसाद जी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी मैं तो हमेशा आपसे अनुरोध करती थी, लेकिन आप नहीं तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो पहले ही सब क्लियर कर दिया था। क्या बात को गोल गोल घुमा रही हो, साफ साफ कहो ना क्या बात है। श्याम प्रसाद जी ने डपट कर पूछा। जी मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अनामिका ने डरते डरते कहा। ठीक है, ये तो खुशी की बात है। इसके लिए इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की क्या ज़रूरत थी? कहाँ है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट? दो मुझे लाकर मैं साइन कर दूंगा और आज से तुम डॉक्टर की देख रेख में रहोगी। ठीक है, आज ही मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर अपॉइंट कर देता हूँ जो तुम्हें आकर देख जाया करेगी। तुम उसकी देख रेख में ही रहोगी। ठीक है, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नौकरों को भी हिदायत दे देता हूँ कि वे तुम्हें काम ना करने दे। तुम आराम से रहो और जैसा डॉक्टर कहे वैसा ही करो। कहने के बाद श्याम प्रसाद जी ने अनामिका के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। कालांतर में अनामिका ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। वो बालक भी धीरे धीरे बड़ा होता गया और 1 वर्ष का हो गया। अनामिका उसे नौकरों के हवाले करके अपने स्वास्थ्य और फिगर पर ध्यान देने लग गई, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी निपटा जा रहा था। श्याम प्रसाद जी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई थी। अनामिका का परिवार भी अब तक सुव्यवस्थित हो चुका था। भाई अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर सर्विस में आ चुका था। बहन की भी शादी हो चुकी थी। श्याम प्रसाद और अनामिका के कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई दरार नहीं आई थी। अनामिका बखूबी श्याम प्रसाद जी का ध्यान रख रही थी और श्याम प्रसाद जी भी अनामिका का मान रख रहे थे। समय समय पर आउटिंग पर ले जाना, बाहर होटलों में खाना पीना और तीज त्योहारों पर गिफ्ट देना भी चल रहा था। ऐसे में एक दिन श्याम प्रसाद जी ने कहा, अब आगे का भी कुछ सोचा है या इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर ही हम जिंदगी बसर करते रहेंगे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो राहुल यानी कि श्याम प्रसाद और अनामिका का बेटा भी बड़ा हो गया है, तरह तरह की बातें भी करता है। आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूं? अनामिका ने कुछ सकुचाते हुए कहा। करना क्या है, इस रिश्ते को नाम दे देना है और क्या। ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात और आगे नहीं चल सकती है। बेटा जब पूछेगा तो उसे क्या बताएंगे, कभी सोचा है? अनामिका ने कुछ नहीं कहा। वो नजरें नीची किए श्याम प्रसाद जी की बातें सुनती रही। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला उसके। श्याम प्रसाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करते रहे, फिर उठकर वहां से चले गए। दूसरे दिन श्याम प्रसाद जी ने अनामिका से कहा, चलो तैयार हो जाओ, हमें मंदिर चलना है। मैरिज ब्यूरो के लोग भी वहीं आएंगे और मैरिज रजिस्टर पर हमें दस्तखत भी करना है, इसीलिए जल्दी करो, हमें वहां समय से पहुंचना है। अनामिका ने कुछ नहीं कहा और श्याम प्रसाद जी के कहने के अनुसार तैयार होकर बाहर आ गई। श्याम प्रसाद जी आज तबीयत से तैयार हुए थे। आज के लिए उन्होंने एक नया सूट निकाल लिया था। उस नए सूट में वो खूब फब रहे थे। अनामिका की तो बात ही अलग थी। उसने आज के लिए बनारसी साड़ी धारण किया हुआ था और फूलों से अपनी बेनी सजाई थी। मेकअप तो और दिनों की अपेक्षा लाजवाब था। श्याम प्रसाद जी ने देखा तो देखते ही रह गए। दोनों एक फूलों में सजी कार में बैठकर मंदिर पहुंचे। मंदिर भी आज के लिए विशेष तौर पर सजाया गया था। पुजारी भी अच्छे और नए वस्त्र पहनकर पूजा करवा रहे थे। मैरिज ब्यूरो के लोग भी रजिस्टर के साथ
उपस्थित थे। श्याम प्रसाद जी के दफ्तर से भी कई लोग वहां उपस्थित थे। अनामिका ने देखा उसके माँ पिताजी भी दर्शक दीर्घा में बैठे थे। भाई मंदिर में घूम घूम कर तैयारियों का जायजा ले रहा था और बहन अपने पति के साथ पूजा की थाल सजाने में व्यस्त थी। अनामिका को बहुत अच्छा लगा। श्याम प्रसाद जी ने उसके घर के लोगों का भी ध्यान रखा था। वो मंदिर में श्याम प्रसाद जी के बराबर में खड़ी थी। राहुल की भी स्कूल से छुट्टी करा दी गई थी। वो अपनी आया के साथ मंदिर में ही मौजूद था। छोटी बहन ने अनामिका को हल्दी कुमकुम लगाकर अभिनंदन किया। भाई और छोटी बहन के पति ने श्याम प्रसाद जी के सर पर सेहरा बांधा। थोड़ी देर के बाद अनामिका और श्याम प्रसाद जी ने एक दूसरे को माला पहनाया और पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ शादी संपन्न हो गई। दोनों ने मैरिज ब्यूरो के रजिस्टर पर अपने अपने दस्तखत किए। उपस्थित लोगों ने और परिवार के लोगों ने भी गवाह के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस तरह उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाहोपरांत सबने साथ बैठकर भोजन किया और अपने अपने घर चले गए। बच जाने वालों में सिर्फ श्याम प्रसाद जी, अनामिका, राहुल और उनके नौकर चाकर थे। नौकर चाकर थोड़ी दूर पर खड़े थे। अनामिका ने कहा, क्या देखते हो जी? राहुल की स्कूल ड्रेस पुरानी हो गई। तुम कुछ ध्यान नहीं देते हो। चलो आज ही चलकर बेटे का नया स्कूल ड्रेस खरीदना है। और एक बात तो बताना भूल ही गई, अपने बेडरूम के पर्दे भी तो सारे बदलवाने हैं, समझे? और सारे सोफ़ा कवर भी पुराने हो गए। कोई गेस्ट आता है तो कितना बुरा लगता है। अरे ये क्या हो गया है तुम्हें? कल तक तो ये सब सही थे, फिर आज अचानक क्या हो गया? श्याम प्रसाद जी ने आश्चर्य से पूछा। कल तक मैं आपकी वाइफ नहीं थी, सिर्फ एक अनुबंध के तहत एक छत के नीचे रहने वाली आपकी एम्प्लॉई थी। आज मैं आपकी वाइफ बन गई हूँ, आपके धर्म कर्म की अर्धांगिनी। अब मुझे आपके मान सम्मान, स्वास्थ्य इत्यादि सबका ख्याल रखना है। मुझे आपकी धर्मपत्नी होने का फर्ज निभाना है, समझे? हाँ, मैं समझ गया। तुम एक काम करो, सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लो। हम आज ही शाम को बाजार जाएंगे और सारी चीज़ें ले आएंगे। श्याम प्रसाद जी ने कहा और अनामिका का हाथ पकड़कर अपनी कार की ओर बढ़ गए। अनामिका ने आगे बढ़कर आया की गोद से राहुल को अपनी गोद में ले लिया और श्याम प्रसाद जी के साथ गर्व से चलने लगी। इस तरह से श्याम प्रसाद जी की पत्नी अनामिका आज उनकी धर्म पत्नी बन गई और तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।